चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। और हम बात करेंगे जो ये पेपर हुआ था फिजियोलॉजी का, इसको डील करते हैं। इसको आप लोग ऑफलाइन मोड के अंदर देख सकते हैं, रिपीटेड भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये जो उद्देश्य हुआ है यहाँ पर, मैंने फिर पिछली बार भी चर्चा की थी, फिर बता देता हूँ कि हमारा उद्देश्य जो है यहाँ पर जनरली, ठीक है आवाज़ आ रही है ना, जनरली हमारा उद्देश्य रहता है कि जो क्वेश्चन हमने किए हैं एटलीस्ट उनमें हमें डाउट ना हो, कोई अगर त्रुटि आ रही है, आंसर शीट मैच नहीं कर रही है, कर ले। देखिए लास्ट समय के अंदर होता क्या है कि लास्ट समय में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस के भंडार मिल जाते हैं और उन क्वेश्चन के भंडार में से कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो इस तरह से कुछ सॉल्यूशंस के माध्यम से इसको हम सॉल्व करके ताकि एक सही कंक्लूजन पर हम लोग आ सकें, इसलिए पेपर सॉल्यूशन को हम लोग रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं, जहां पर वीक के अंदर एक तो मेजर टेस्ट हो रहा है और दूसरा हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट का ला रहे हैं। साथ ही में मैंने आप लोगों को कहा कि जो ये जो बुक आपके लिए पब्लिश की है इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। हो सकता है आंसर के अंदर एक आध कोई त्रुटि हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, अपने विवेक से भी उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप शिवालय के टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके इस फ्री प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप लोगों को नॉलेज का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन आता है 51 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय बर्ड। ये तो आपके LSA 2022 में भी आया था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया था। कौन सा भाई? यूरिक अम्ल। पक्षियों में यूरिक अम्ल होता है जो कि वेस्ट के रूप में बाहर आता है, जबकि अगर हम बात करें जो मैमल्स होते हैं उनमें यूरिया है और फिशिश के अंदर यानी मछलियों के अंदर क्या है? अमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन फाउंड इन यूरिन। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? यूरिन के अंदर मिलेगा, तो भाई बन जाएगा क्या? हीमोग्लोबिन यूरिया। तो ये हीमोग्लोबिन यूरिया यहां पर आंसर जाएगा। आगे बढ़े। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। देखो ग्लोमेरुलस ये इस तरह का एक प्याले नुमा संरचना है। ठीक है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं। और यहां पर एक जाल बनता है, किसका? आर्टरी का जाल बनता है। ठीक है, ये है एफरेंट आर्टरी और ये है इफरेंट आर्टरी, जो आ रही है और जा रही है, इनके व्यास में भी अंतर होता है। तो इस प्याले नुमा संरचना को हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल कहेंगे, जबकि इस जाल को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछ रहा है, ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस संपुट में कोशिकाओं का जाल जो है उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केशिकाओं का जाल। जो इन्होंने लिखा है, वैसे तो ये आर्टीरियोल्स हैं बेसिकली। ठीक है, कैपिलरीज से बड़ी हैं थोड़ी सी, इसलिए इनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। PCT में नहीं होता, DCT में नहीं होता, लूप ऑफ हेनले में नहीं होता, तो ये सब नहीं आएगा। आंसर जाएगा बोमेंस कैप्सूल में जो केशिका है उनका जाल। विच फैक्टर इज नॉट पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है? तो फाइब्रिनोजन बिल्कुल है, फैक्टर 1, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, कैल्शियम सब हैं, लेकिन हिपेरिन नहीं है। हिपेरिन क्या है भाई? हिपेरिन तो रक्त का थक्का ही नहीं बनने देता, इसलिए इसको हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? एंटी कोगुलेंट कहेंगे। विच एंटीबॉडी प्रोड्यूस फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण का अगर टाइम होता है तो सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी आती है? सबसे पहले आती है भाई IgM। ये संक्रमण के अंदर सबसे पहले पहुंचती है। अगर ये पूछा जाए कि इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है या इम्यूनोग्लोबिन्स की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है, तो भाई वो है IgM। M सबसे पहले पहुंचेगी। निम्न को सुमेलित कीजिए, कौन कौन सा मिलेगा? तो भाई आ जाओ। IgG क्या करेगी? ये करेगी स्त्रावी नहीं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। IgG किस में मिलती है? प्लेसेंटा में मिलती है ना, कोलेस्ट्रम में मिलती है, खीस के अंदर। तो खीस क्या है? निष्क्रिय इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है ना। आगे बढ़ो। IgE क्या करेगा भाई? स्त्रावी नहीं, स्त्रावी तो होता है IgA। IgD होता है बहुत कम संख्या में, और IgE होती है एलर्जी की अवस्था में। तो एलर्जी की अवस्था के अंदर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा IgE इंपॉर्टेंट है, और इयोसिनोफिल्स, दो चीजें याद रखना, इयोसिनोफिल्स और IgE। तो यहां पर हम मैच करते हैं। A का आ रहा है 4, बिल्कुल ठीक है, 3 जगह A का 4 आ रहा है। E के अंदर 1 आ रहा है, B के अंदर 1 आ रहा है, तो ये 2 जगह आ गया। इसका मतलब अब ये भी हट चुका है, ये तो पहले ही हट चुका था। कैसे मैच करते हैं ये भी सीखना चाहिए हमको।
IgA के अंदर थर्ड आ रहा है तो अब ये भी हट गया है। इस तरह से आंसर जाएगा इसका ए। अपने अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा इस आंसर के बेसिस के ऊपर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच इम्यूनिटी इज क्रिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट। ऐसे जंप कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस? ओके ठीक है, 57 ओके। विच इम्यूनिटी इज क्रिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट। अरे बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगी? बताओ फटाफट। देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है जहां पर सेल डायरेक्ट अटैक करें, जैसे टी लिम्फोसाइट जो कि क्या होती हैं? नेचुरल किलर सेल्स मिलती हैं, उसमें हमें सप्रेसर सेल्स मिलती हैं, हेल्पर सेल्स मिलती हैं। ये सब कोशिकाएं खुद जब मारने की कोशिश करें तो उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि अगर ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि किससे बनती है भाई? बी लिम्फोसाइट। और कौन कौन सी होती हैं? यही सब आईजी, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन से हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लेना भाई लोगों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर तो लगा ही दिया ना हमने, आंसर आएगा इसका बी। विच वन इज फाउंड इन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में क्या मिलेंगे? 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, डाई सल्फर बॉन्ड। अरे भाई सब कुछ मिलेंगे। ये तो हो गया इसकी हैवी चेन, ठीक है। ये होती है लाइट चेन और इनके बीच में डाई सल्फर बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है। 2 सल्फर के बॉन्ड मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, आपस में बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, आगे बढ़े। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी क्या कहलाता है? अरे इम्यूनिटी का स्टडी क्या कहलाता है? आप सबको पता है कि इम्यूनिटी की जो स्टडी होती है उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर क्या आंसर जाएगा? इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी कर लेना भाई इसके अंदर आंसर, ठीक है। क्या है? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी नहीं होगा, मायोलॉजी नहीं होगा, साइटोलॉजी भी नहीं होगा। अरे आंसर बहुत आसान है, इम्यूनोलॉजी ही होगा। विच सेल्स अपीयर फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। देखो, इन्फेक्शन के समय कौन सी सेल है? तो देखो यहां पर एक शब्द आता है FLOD, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली क्या है? त्वचा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सलाइवा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यूरिन का फ्लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आमाशय का जठर रस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? जब संक्रमण शरीर में पहुंच जाता है तब कौन सी कोशिकाएं आती हैं? तो वो आती है ब्लड। अब ब्लड में सबसे पहले कौन आता है? न्यूट्रोफिल। इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि न्यूट्रोफिल क्या है? ब्लड की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, इसको ऐसे मत लिख देना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल कर दो, नहीं। ब्लड की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या संक्रमण जब बॉडी में पहुंच चुका है तब जो लाइन ऑफ डिफेंस आती है वो कौन सी होगी? वो होगी इसमें न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स आएगी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट इन विच सेल्स। विच कौन सी कोशिका में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ए या सी? ए कौन सी? आरबीसी। आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। केवल और केवल किस में होता है न्यूक्लियस? रेप्टाइल और बर्ड्स में, सरीसृप और पक्षियों के जो आरबीसी होती है उसमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों में नहीं मिलेगा। चाहे ऊंट भी हो, मैं तो नहीं कराता हूं ऊंट के अंदर, आपको भी नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में अभी प्रूफ है, हम दे सकते हैं कि कैमल की जो आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड ही करनी है आपको। दूसरा, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में होता है नहीं होता है। इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। यहां पर हमें याद रखना है। तो ये पूछ रहा है किस में एब्सेंट है, आंसर जाएगा इसका ए और सी, ठीक है भाई। ए और सी कर दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्सा ऑफ फिब्रीशियस किस में मिलेगा? अरे बर्सा ऑफ फिब्रीशियस पक्षियों में मिलने वाला क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है। लसिका तंत्र का एक भाग है जो कि मुर्गियों के अंदर मिलता है। आपको एक बीमारी याद होगी जिसका नाम है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। और ये इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज कहां हो रही थी? मुर्गियों के अंदर हो रही थी, जो कि बर्सा ऑफ फिब्रीशियस में होती है। तो आंसर क्या जाएगा भाई? इसके अंदर पक्षियों के अंदर होती है।
विच सेल्स मेक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, चलो ये तो रिपीट हो रहा है, कौन सी हो रही है, ये न्यूट्रोफिल्स ही है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, ये हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा एक सही कथन है। तो देखो बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वायरस की वायरोलॉजी, ये भी ठीक है। फंगस की माइकोलॉजी, ये भी ठीक है। आंसर जाएगा भाई ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसको आंसर कर लीजिएगा। जो इजी है थोड़ा जल्दी चलेंगे, उनको फास्टली लेंगे। विच वन इज फैगोसाइटिक नेचर, कौन सी है जो कि फैगोसाइटिक नेचर की है, यानी भक्षण का काम करती है। मोनोसाइट करती है, बिल्कुल करती है। न्यूट्रोफिल्स भी करती है, इओसिनोफिल्स भी करती हैं। ये तीन ही डब्ल्यूबीसी हैं जो करती हैं, इसलिए आंसर भी ऑल ऑफ द अबव जाएगा, याद रखना। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, किडनी शेप न्यूक्लियस फाउंड इन विच सेल्स, किडनी के आकार का न्यूक्लियस किस में मिलता है। तो देखो किडनी के आकार का न्यूक्लियस मोनोसाइट्स में मिलता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, खांच युक्त न्यूक्लियस होता है, इस तरह से। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो कैसा होता है, 2 से लेकर 5 खंडों में डिवाइडेड होता है। और बेसोफिल के अंदर हमें पता है कैसा न्यूक्लियस है, एस आकृति का न्यूक्लियस मिलता है। तो अभी आप देख लो, इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो होगा मोनोसाइट, ठीक है। विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर ब्लड सेल्स, ब्लड की कोशिकाओं के लिए कौन सा एक कथन सही है। बेसिक स्टेनिंग, क्षारीय कौन होगा, बेसिक से बेसोफिल, बिल्कुल ठीक है। एसिड से हम इसे एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ये ठीक है। एस शेप न्यूक्लियस बेसोफिल में अभी हमने पढ़ाई था, तो यहां पर आंसर जाएगा तीनों। देखो एसिडोफिल्स लिखा हुआ आ जाए चाहे इओसिनोफिल्स आ जाए, एक ही बात है। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स कोई भी रंजक नहीं लेती है, इसीलिए तो वो न्यूट्रल है। उसका नाम न्यूट्रल क्यों रखा गया है, क्योंकि वो ना तो अम्लीय स्टेन से रंजित हो रही है, ना ही क्षारीय स्टेन से रंजित हो रही है, इसलिए उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो यहां पर ये तीनों ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हैज विच शेप, कैसे आकृति का होता है भाई। बोर इफेक्ट पढ़ा था ना आपने, ऐसे सिग्मोइड आकृति का होता है। और सिग्मोइड को हम क्या लिखते हैं, एस आकृति का सिग्मोइड होता है, जे नहीं करना है, ठीक है। एस आकृति का सिग्मोइड कर्व मिलता है इसके अंदर। और जैसे जैसे टेम्परेचर या हम कहें हाइड्रोजन आयन या CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है, ये कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर व नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन से संतृप्तता है वो टूटती जाएगी। जिनको इस इफेक्ट के बारे में पता है वो आसानी से समझ लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। विच वन केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है भाई, आना चाहिए इसका आंसर, सब बताओ कौन सा एलर्जी के लिए है। तो एलर्जी को कौन करता है, हिस्टामीन। कहां से स्रावित हो रहा है भाई, बेसोफिल से। बाकी भी बेसोफिल से ही हो रहे हैं, पर हेपेरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट की तरह कार्य करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर दोनों ही प्रभाव दिखा रहा है। तो यहां पर इसको नहीं करना है हमें, इसको भी नहीं करना है, हिस्टामीन यहां पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन पोल्ट्री, पोल्ट्री के अंदर जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है। तो आप लोग बताएं इसका आंसर फटाफट कि पोल्ट्री के अंदर लाइफ स्पैन कितनी हो रही है आरबीसी की। क्या लिखा भाई आंसर, 30 से 35, 20 से 25 दिन। तो आरबीसी के अंदर जो इसकी बेसिक लाइफ होती है वो होती है लगभग 20 से 30 दिन होती है। तो अब इसमें तो आंसर दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके अंदर आंसर उन्होंने 30 से 35 दिन दिया है, वैसे इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 20 से 30 दिन, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन तो इसके अंदर 20 से 25 दिन वाला रहना चाहिए, तो इसी को हम लगाते हैं 20 से 25 दिन, ठीक है। इसी को करना है हमको, ठीक है, क्योंकि ये 20 से 30 दिन के अंदर एवरेज रहती है। तो एवरेज अगर हमने निकाला तो ये 25 दिन आ गया, इसलिए इसको यहाँ पे रखेंगे। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर भी करेक्ट करा देता हूँ मैं आपके। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 20 से 25 दिन, ठीक है। विच WBC हैव डबल शेप
लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस यानी द्विपालित न्यूक्लियस किस में मिलता है? इस तरह का। देखो डबल शेप का मतलब होता है कि ऐसे न्यूक्लियस बनेगा और ऐसे, समझिए इसको, ऐसे न्यूक्लियस होगा। ये वाला डायग्राम नहीं, ये डायग्राम। द्विपालित न्यूक्लियस, डबल लोब्ड न्यूक्लियस किस में मिलता है? डबल लोब मिलता है भाई इओसिनोफिल्स के अंदर। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं बार बार हमारे पास में पूछे जाएंगे इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूट्रोफिल इन WBC फाउंड मैक्सिमम इन विच एनिमल? कौन से एनिमल में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलेगी? तो भाई दोनों की अगर बात करें, डॉग और हॉर्स के अंदर सेम सी मिलती है, इसलिए यहां पर बोथ जाएगा आंसर। तो इन्होंने बोथ ही माना है यहां पर भी आंसर आपके, इसलिए इसको भी आप दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं WBC के अंदर सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि नंबर्स किस में हैं। देखो अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 60 से 65% के आसपास है। एक अलग तो नहीं दिया हुआ मेरे पास में भी, अभी इस समय कोई डाटा नहीं है, लेकिन वही 60-65% का ही है जो दोनों में ज़्यादा मिलती है, इसलिए आंसर यहाँ पर बोथ ही करना है आपको। हिपेरिन सिक्रेटेड बाय विच वन सेल्स? कौन सी सेल्स है जिससे हिपेरिन सिक्रीट होता है? तो हिपेरिन सिक्रीट होता है बेसोफिल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। ए और बी दोनों एक ही बात है, बेसोफिल और मास्ट सेल्स दोनों से ही हिपेरिन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या माना है भाई? ए और बी दोनों के अंदर इसके अंदर आएगा। बेसोफिल्स को ही हम मास्ट सेल्स भी बोल रहे हैं। विच वन इज लार्जर WBC? सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल। देखो लिम्फोसाइट तो सबसे छोटी होती है बेचारी, मोनोसाइट्स जो है वही मास्ट सेल्स जो है ये सबसे बड़ी न्यूट्रोफिल्स होती है। सबसे आकार के अंदर हम बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट्स है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेड ब्लड सेल्स? RBC के लिए सत्य कथन क्या है? सभी में जीवन काल 120 दिन होता है। नहीं भाई, सब में 120 नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे भी आपने देखा ना पोल्ट्री के अंदर तो 20 से 30 दिन ही होता है। केंद्रक कोशिकांग उपस्थित होता है? नहीं होता है। पेशाब में पाया जाना असामान्य अवस्था है? बिल्कुल, पेशाब में पाया जाना अगर आ रहा है तो ये असामान्य है, इसका मतलब है कि किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा C। ठीक है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक? कौन सा है जो कि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2-4 छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं ना कि लॉलीपॉप बॉल आती है जिसपे छक्के मारे जा सकते हैं, तो ये वही है जहां पर ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है, ईसोफेगस, गलत मत करिएगा। देखो भेड़ों के अंदर RBC की जो लाइफ है वो कितनी होती है? 125 से 150 दिन। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, 125 से 150 दिन इसकी RBC की लाइफ होती है भेड़ों के अंदर। तो यहां पर आपको आंसर कौन सा करना है? आंसर फर्स्ट निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग रूमिनेट्स में सेम सी रहती है। हीमोग्लोबिन यूरिया सिचुएशन इज सीन व्हेन? कब मिलती है? जब फास्फोरस की कमी हो जाए। बिल्कुल ठीक है भाई, पाइका हो जाएगा या PPH जिसको हम कह सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर हमको मिल जाएगा हीमोग्लोबिन यूरिया। बबेशियोसिस में मिलेगा, रेड वाटर फीवर में मिलेगा, और बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया में भी मिलेगा, यानी रेड वाटर डिजीज। एक और डिजीज है जिसमें मिलता है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। तो लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर भी ये मिलती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका अंदर हमको क्या करना है? ऑल ऑफ द अबव ही करना है, ठीक है। आयरन मॉलिक्यूल फाउंड इन विच स्टेट इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में किस रूप में मिलता है भाई? सबको पता है, सबको पता है आयरन यहां पर फेरस Fe+2 के फॉर्म में मिलता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है? Fe3, जो कि इसमें मिलेगा हमको मैट हीमोग्लोबिन के अंदर। मैट हीमोग्लोबिन के अंदर किस फॉर्म में मिलता है? आयरन Fe3 के फॉर्म में मिलता है, और Fe3 की जो फॉर्म है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खो देती है अपनी। यही है जो ऑक्सीजन को कैरी भी कर सकता है। कैरी मतलब ऑक्सीजन को ले जाना। डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC, जब RBC के नंबर कम होने लग जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? देखो RBC के नंबर कम हो जाना,
अगर हम टर्म्स में जाएं तो ब्लड कम हो जाना या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। तो इसको यहाँ पे नहीं टिक करना चाहिए था, वैसे ये ऑप्शन में आना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए आंसर ओलिगोसाइथीमिया। ओलिगोसाइथीमिया का मतलब होता है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो आरबीसी के नंबर जब कम हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ओलिगोसाइथीमिया। विच गैस हैज हाईली एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कितनी गुना? ऑक्सीजन की तुलना में 200 टाइम ज्यादा एफिनिटी रहेगी। कितना? 200 टाइम। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज एंटीबॉडी। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है? एल्ब्यूमिन नहीं करेगा, बीटा ग्लोबुलिन नहीं करेगा, अल्फा भी नहीं करेगा। अरे भाई सबको पता है गामा ग्लोबुलिन है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कौन करा रहा है एंटीबॉडी का निर्माण? यहां पर आपको बी लिम्फोसाइट्स करनी है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की, जैसे मैंने अभी एनीमिया की परिभाषा बताई थी, रक्त की जब कमी हो जाए तो क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ब्लड आ जाए यूरिन के अंदर, क्या ये यूरेमिया कहलाएगा? देखो आराम से पढ़ना, इजी क्वेश्चन था पर इजी भी कभी कभी बाउंसर हो जाता है। ये यूरेमिया नहीं होगा, ये होगा हीमेचूरिया। जल्दीबाजी में नहीं करना, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है तो हो सकता है गलती में ऑल ऑफ द अबव करके आ जाओगे। ब्लड जब यूरिन में आ जाएगा, देखो ब्लड या यूरिया की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाए तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया का मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि ब्लड में यूरिया अगर बढ़ गया तो उसे हम यूरेमिया कहेंगे। लेकिन अगर ब्लड यूरिन में आ रहा है तो उसे हम हीमेचूरिया कहेंगे। तो ये तो गलत हो गया। ये क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। हीमोग्लोबिन इन यूरिन, तो हीमोग्लोबिन यूरिया तो होता ही है, आंसर जाएगा बी। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फॉइड, देखो ये तो ग्रंथि है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है स्किन, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन। स्प्लीन करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। हाउ मेनी ग्राम्स हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड? समझ रहे हैं? 100 ml। 100 ml को हम एक शब्द में और लिख देते हैं डीएल। डीएल का मतलब होता है डेसी लीटर। तो कितना होगा भाई? अब देखो वैसे तो बहुत सारे दे रखे हैं, 8 से 12 होता है, पर 15 ग्राम पर डीएल हमको रखना है यहाँ पर। अब इन्होंने कोई स्पीशीज तो दी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम हो जाती है। कैटल की बात करें तो 8 से 15 रहता है। डॉग की बात करें, क्योंकि ये आपने देखा है ना कि हीमोग्लोबिन सामान्यतः उन्होंने कितना माना है? 15 माना है। जब हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि 100 ml रक्त कितना ले जाता है ऑक्सीजन, तब आपको पता चलता है कि 20 ml रक्त ले जाता है। वो 20 कहाँ से आता है? 1.36 को या 1.34 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो वो उसी 15 की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जब कोई स्पीशीज ना दे रखी तो आपको यहाँ पे 15 मान लेना है। विच गैस इज मोर पॉइजनस? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सी है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही खत्म कर देगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से बाद में साइनोसिस, और साइनोसिस के बाद में एस्फेक्सिया, और एस्फेक्सिया के बाद में डेथ, ठीक है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा सही है उसको चयन करना है। पहला है, क्या बाइल पिगमेंट का निर्माण कहाँ? बाइल पिगमेंट का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करता है, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी लाती है, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूबीसी को आप न्यूट्रोफिल से मत समझिएगा, डब्ल्यूबीसी का मतलब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसी है। तो आंसर क्या जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का अगर करेक्ट ऑर्डर बात करें ब्लड सेल्स की, तो देखो इसका जब इसका मुंह इस तरफ खुल रहा होता है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, बस ऐसे याद रखिएगा। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता तो अब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुंह इस तरफ है तो हमें सबसे पहले बड़े को ढूंढना है। तो देखो सब प्लेटलेट तो सबसे छोटी होती है, इसलिए सबसे पहले इसको हटा दीजिए। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए डब्ल्यूबीसी के, क्योंकि मैंने कहा प्लेटलेट सबसे छोटी होती है तो फिर इस ऑप्शन को भी हटा देते हैं। ऑप्शन जाएगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और
प्लेटलेट्स। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस को करने का तरीका बदलिए, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्वेश्चंस हमारे लिए अपने आप से रास्ता बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अपने आप से आप लोगों को रास्ता दे देंगे, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। ऐसे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन विच एनिमल आरबीसी। अरे भाई सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बता तो दिया। रेप्टाइल और पक्षियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी की भी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन चेंज इन विच एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो भाई ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ये जो घुलनशील फाइब्रिनोजन है ये अघुलनशील फाइब्रिन में बदल जाता है। किसकी मदद से? थ्रोम्बिन की मदद से। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। तो यहां पर हमें सिर्फ यही लिखना है, फाइब्रिन में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो कैसा है भाई? अघुलनशील है। लार्जेस्ट आरबीसी इज फाउंड इन विच एनिमल। कौन सा एनिमल है जिसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी मिलती है? देखो अब इन सब में दिया हुआ है तो यहां पर आरबीसी की बात करें, क्योंकि यहां पर हाथी दे दिया है तो यहां पर लार्जेस्ट आरबीसी हाथी में मिलती है। हालांकि नहीं देना चाहिए था, आंसर इसके अंदर डॉग होना चाहिए, बट अगर हाथी दे दिया है तो हाथी के अंदर इन सब में से सबसे ज्यादा जो आरबीसी है वो हाथी के अंदर मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 करेक्शन कर लेना भाई, अगर आप लोगों ने इस तरह का अटेम्प्ट करा है तो इसको। चलिए 92 पे आते हैं। सेल विच इज अकर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल मदद करती है भाई? प्लेटलेट्स का काम ही है कि टिश्यू प्लेटलेट्स एग्रीगेशन शुरू करती हैं, प्लेटलेट्स जाती हैं और वहां पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति को बढ़ा देती हैं। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स क्या करेंगी? यहां पर ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूल कलर। स्टूल कलर का मतलब है कि मल के रंग के लिए कौन सा है? देखो बिलिन शब्द है, जितने भी रंग हैं सब के लिए बिलिरुबिन ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहां पर स्टरकोबिलिन नहीं दिया होता तो हम बिलिरुबिन कर सकते थे। तो बिलिरुबिन का ही एक फॉर्म है, वो है स्टरकोबिलिन। स्टरकोबिलिन क्या है? मल को पीला रंग देने का कार्य यही करता है। शरीर में जितने भी पीले और हरे रंग हैं वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की वजह से ही आएंगे। 2022 में यूरिन के बारे में पूछा गया है। सेल विच इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन सा है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। देखो आरबीसी और प्लेटलेट्स इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, कहीं ऑल ऑफ द अबव आए तो जरूरी नहीं हो कि ऑल ऑफ द अबव लगाया जाएगा, यहां पर आंसर जाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, दूध का विशिष्ट घनत्व कितना होता है भाई? दूध का विशिष्ट घनत्व देखो, नहीं ये भी नहीं, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को, ये भी नहीं, ये है दूध का विशिष्ट घनत्व। ठीक है, जो कि जल से भारी होता है। द पासेज ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। अगर बाइल पिगमेंट यूरिन में आ रहे हैं तो भाई क्या कहेंगे? पस आती है तो पाईयूरिया, एनाइसोसिस साइटोसिस मतलब आरबीसी की शेप बदल जाती है, लिप यूरिया यानी वसा आने लग जाता है। यहां पर बाइल की बात हो रही है तो इसको हम कहेंगे कॉल यूरिया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बाइल जूस अकर इन विच ऑर्गन। देखो निर्माण कौन कर रहा है? निर्माण करता है लिवर, और कलेक्शन कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। पित्ताशय का काम कलेक्शन करना है, और जब पित्ताशय में संकुचन होता है तो वो हिपेटोबिलियरी डक्ट के द्वारा कहां पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो दो क्वेश्चन को यही समझ लेना, C6H12O6 ये क्या है भाई? ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O, 6 CO2 बन जाएगा, 6 H2O बन जाएगा। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि कितनी CO2 बनेगी जब ग्लूकोज का अपघटन होगा।
तो ग्लूकोज का अपघटन होगा तो भाई 6 CO2 बन जाती है। और इस अपघटन के लिए कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, यहां पर भी हमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए। 6 मॉलिक्यूल, देखो ग्लूकोज वायवीय और अवायवीय दोनों अवस्थाओं में टूटता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, हम तो वायवीय अवस्था की बात करेंगे। अगर वायवीय अवस्था हो रही है तो हमें ग्लूकोज के 6 अणु चाहिए। वो 6 अणु क्या करेंगे, जब टूटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु निकलेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आंसर आ गया, हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के तोड़ने से 6 CO2 बनते हैं। स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शंस, कैसे शारीरिक क्रियाएं काम करती हैं, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही था। इसका आंसर तो सबको पता है भाई, फिजियोलॉजी का मतलब भी यही होता है कि जो शरीर की कार्य की है उसका अध्ययन किया जाए। तो अब हम मिडवे पर आ चुके हैं, लगभग आधे क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, देखो अभी तो आया था ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो यहां पर भी हमको 6 ही करना है। इस क्वेश्चन में कई कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। 2 मिनट के लिए आप लोग अगला क्वेश्चन करिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टडी ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन एनिमल, एनिमल के अंदर हार्मोन के निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या कौन करता है, कहाँ पर होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहुत आसान था। विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी शोन बाय द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में देखो ऑप्शन ए यहां पर आ गया है, इसको ऐसे समझिए, नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखो प्राकृतिक तो नहीं है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करा है, तो वैक्सीनेशन हमने बॉडी को दिया है, तो पहला ही शब्द आना चाहिए इसमें कि ये है कृत्रिम, ठीक है। और ये पेसिव ना होकर कैसी है भाई, एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय इम्यूनिटी है। शरीर को जब हम इन्फेक्शन दे रहे हैं तो शरीर इसकी बदले में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन के बदले में इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। क्यों हुआ कृत्रिम, क्योंकि हमने इसको बाहर से दिया है, प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त नहीं था। जब इसको हमने दिया तो बनी बनाई एंटीबॉडीज नहीं दी है, हमने यहां पर शरीर को क्या बोला कि भैया तुम अपनी एंटीबॉडी खुद बनाओ, सक्रिय करो, इसलिए इसका आंसर जाएगा कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। विच WBC प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन रूमिनेंट, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हाईएस्ट नंबर में कौन सी मिलती है, लिम्फोसाइट्स। कितनी होती है, लगभग 60 से 65। जो न्यूट्रोफिल का रेशो है नॉन रूमिनेंट में वो लिम्फोसाइट्स हो जाता है रूमिनेंट्स के अंदर, और जो रूमिनेंट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स है वो नॉन रूमिनेंट के अंदर न्यूट्रोफिल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर जाएगा लिम्फोसाइट। एपिनेफ्रिन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पिनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो एपिनेफ्रिन क्या है, बेसिकली कैटेकोलामीन्स आते हैं। एपिनेफ्रिन को हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन 2 प्रकार के हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये दोनों ही कहां से स्रावित होते हैं, मेडुला से। और किसके मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला। कहां मिलती है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर। तो आंसर देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं होगा इसके अंदर, आंसर एड्रिनल मेडुला करना है, ठीक है भाई, एड्रिनल मेडुला इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन कैटल, देखो मैं पहले समझा चुका हूं, 2 तरीके से आप हीमोग्लोबिन को नाप सकते हैं। पहला है ग्राम पर DL या मिलीग्राम परसेंटेज, एक ही बात है। तो यहां पर देखो ग्राम पर DL है, यूनिट ग्राम पर लीटर, ये तो नहीं आएगा, मिलीग्राम पर लीटर भी नहीं आएगा, मिलीग्राम पर DL भी नहीं आएगा। आंसर जाएगा भाई 8 से 15 ग्राम पर DL। DL का मतलब क्या है, यहां पर DL का मतलब है 100 ml। 100 ml में कितना ग्राम है, 8 से 15 ग्राम मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े।
स्वेट ग्लैंड कैसी है, क्या एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, मिक्स है, नन ऑफ द अबव? भाई मिक्स भी नहीं है, एंडोक्राइन भी नहीं है, ये तो एक्सोक्राइन है, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास में नलिकाएं होती हैं। जब नलिकाएं किसी ग्रंथि में मिली हुई होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्रंथियां बोलते हैं। नलिका नहीं होती है तो उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। इनकरेक्ट मैच बताइए, किडनी, माइक्रोग्लिया सेल्स, स्किन, लैंगरहैंस सेल्स, प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा में हाफ बर्ड ठीक है, स्किन के अंदर लैंगरहैंस ठीक है। देखो लैंगरहैंस से कंफ्यूज मत होना, ये वो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं नहीं है जो कि पैंक्रियाज में मिलती थी। और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट भी ठीक है, ये सारी क्या है, मैक्रोफेजेस की बात हो रही है। किडनी के अंदर कौन सी मिलती है भाई, माइक्रोग्लिया नहीं मिलती है। किडनी में हमें कौन सी मिलती है, पढ़ रखा है आपने, मैसेंजियल सेल, ठीक है। मैसेंजियल सेल जो है वो किडनी में मिलती है, इसलिए इसका आंसर जाएगा किडनी, जो कि मैसेंजियल सेल्स आती है। लीस्ट नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे कम मात्रा में मिलने वाली जो इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सी है भाई, इम्यूनोग्लोबिन ई है या डी है? देखो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो सबसे कम मात्रा में कौन सी मिलती है, ई मिलती है। अगर हम ई की मात्रा की बात करें तो 0.2% के आसपास, उससे आसपास रहती है 0.2%, इसलिए ये सबसे कम मात्रा में मिलती है। और कब एक्टिवेट हो जाती है, एलर्जी की स्थिति के अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, देखो दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक था कॉर्टेक्स से निकलने वाले एड्रिनल ग्लैंड से, और एक है मेडुला से। मेडुला से कौन निकलता है, कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन में हमारे पास दो थे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और कॉर्टेक्स से हमारे पास दो निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है, कॉर्टिसोल, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में क्या है, एल्डोस्टेरोन। क्लास में मैंने काफ़ी बार समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख लो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टेक्स से निकलता है, मेडुला से नहीं निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा, ठीक है भाई। करेक्शन कर लेना इसके अंदर, अगर कहीं ऑनलाइन के अंदर गलती आ रही है तो इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं भी आपकी उसमें करेक्ट कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही स्रावित होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेट्रोफिल्स किस में प्रेजेंट होती है, जो मुर्गियों के अंदर या पक्षियों में जो न्यूट्रोफिल्स होती है भाई, उसी को ही तो हम हेट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को ही हेट्रोफिल्स कहा जाता है। What इनिशिएट द न्यूरल इम्पल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर कौन तंत्रिका आवेगों की शुरुआत करता है? तो भाई हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप पाओगे कि हार्ट के अंदर इन चैम्बरों के पास में एक जो कि राइट आलिंद है, वहां पर एक नोड मिलती है जिसको हम कहते हैं SA नोड, जो क्या है भाई, पेस मेकर है। पेस का मतलब गति बनाने वाला, पेस मेकर, ठीक है। तो यहां पर SA नोड, SA नोड से आगे इंपल्स कहां जाएंगे, AV नोड पर। AV नोड को हम क्या बोलेंगे, पेस सेटर बोलेंगे। तो यहां पर आंसर जाएगा, क्योंकि हमें यहीं तक पढ़ना है, SA नोड इज अ पेस मेकर और तंत्रिका आवेगों की शुरुआत करता है। Which kind of immunity shown by botulism एंटीटॉक्सिन्स, टिटनस एंटीटॉक्सिन्स? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टिटनस एंटीटॉक्सिन। दो चीजें समझिएगा, पहला है TT, TT का मतलब होता है टिटेनस टॉक्साइड। टॉक्साइड का मतलब है कि उसका टॉक्सिन ही है, और जब हमने शरीर में टॉक्सिन लगाया तो वो क्या हो गया, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी हमको कैसी मिली है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एंटी टिटनस लगा रहे हैं, ठीक है, टिटनस एंटीटॉक्सिन्स बोल दो या इसको टिटनस एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन का एंटी। तो टॉक्सिन का एंटी क्या होगा भाई, यहां पर हम एंटीबॉडी दे रहे हैं उसको, सीधा बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हैं। तो जब बनी बनाई हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो ये भी कैसी है भाई, आर्टिफिशियल तो है ही, लेकिन साथ के साथ कैसी है, ये पेसिव है। और इम्यूनिटी तो भाई पेसिव इम्यूनिटी है। तो आप ढूंढो इससे, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, निष्क्रिय, प्रतिरक्षा, बिल्कुल ठीक है, आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी।
तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। एंटी टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का विरोधी है टिटनस के अंदर। आगे बढ़े। ऑर्गन विच सेपरेट द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी। अरे भाई बहुत आसान है, कई बार पूछ चुके हैं। डायफ्राम है जो कि क्या करेगा, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। विच एंटीबॉडी एक्ट ड्यूरिंग पैरासाइट इन्फेक्शन। अरे मैंने भी बोला था ना, पैरासाइट हो चाहे एलर्जी कंडीशन हो तो IgE सबसे पहले यहां पर इफेक्ट दिखाती है अपना, या इनकी संख्या बढ़ जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, IRV प्लस ERV प्लस RV। देखो ERV प्लस IRV, MV प्लस TV और TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो भैया टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC इज इक्वल टू TV, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है सामान्य श्वसन में जितनी हवा। देखो टोटल लंग कैपेसिटी कब करते हैं, जब शरीर से सारी हवाओं को बाहर निकालने के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तब। हम कोई सी भी स्थिति ले लें, शरीर के अंदर या फेफड़ों में रेजिडुअल वॉल्यूम तो बना रहेगा। अब रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले टीवी लिया। टीवी का मतलब सामान्य शोषण में अंतः शोषण किया। जब सामान्य अंतः शोषण किया तो कुछ मात्रा के अंदर हमने यहां पर ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम लिया। टाइडल वॉल्यूम के बाद में हमने क्या किया, जब हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया था तो फोर्सफुली बाहर गैस भी बाहर निकाली थी, तो अब उस फोर्सफुली गैस को हमने अंदर लिया, ठीक है। और फिर अब हमारे पास में जो जगह बच गई, हमने फोर्सफुली अंतः शोषण और कर लिया। तो इस तरह से TLC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV होगा। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, यहां पर आंसर यही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। भैया सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, सहायक पाचक ग्रंथि। देखो पहले हमने स्प्लीन पढ़ा था लिम्फोइड ऑर्गन में, यहां पर बात कर रहे हैं पाचक की। पीयूष ग्रंथि तो पाचक ग्रंथि है ही नहीं। अब हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है या तो एग्नाशय यानी पैंक्रियाज होगा, या होगा इसमें लीवर। तो आप सबको पता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, पाचक ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सहायक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस में क्या मिलेगा, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बाइल जूस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है पिगमेंट और एक होता है सॉल्ट, ठीक है। बाइल पिगमेंट फिर दो प्रकार के हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन, ठीक है। सॉल्ट यहां पर टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट और भी है, लेसिथिन भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, पर हमें अभी इस साल्ट पे नहीं जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या पूछा कि बाइल जूस में क्या मिलेगा, बिलुरुबिन, बिलुवर्डिन, ज़ैंथिन क्या मिलेगा, ए और बी। ज़ैंथिन पिगमेंट है लेकिन ये पिगमेंट इस बाइल जूस में नहीं मिलता। हमें पिगमेंट की बात करनी है तो दोनों मिलेंगे, ए और बी बोथ। ग्लूकागॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। ग्लूकागॉन कहां से मिलेगा भाई, पेनक्रियाज से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, स्टमक से नहीं मिलेगा, लीवर से भी नहीं मिलेगा और कोलन रेक्टम से भी नहीं मिलेगा। पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हमको प्राप्त होता है। बीटा से क्या होता है, इंसुलिन। विच इज पैंक्रियाटिक हार्मोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन। अरे भाई सारे ही हैं यहाँ पर, अल्फा बीटा डेल्टा सबसे मिलता है, इसलिए आंसर जाएगा सोमेटोस्टेटिन। ध्यान रखना पिट्यूटरी से भी है, कहीं कंफ्यूज मत होना। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट बिटवीन। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दो तरह के वॉल थे, तो देखो ये है, अगर हम हृदय का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां पर देखिए ये है ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये जो वॉल है ये वॉल है ट्राइकस्पिड वॉल, और ये कौन से है, बाइकस्पिड है। कस्पिड का मतलब होता है कस्प होते हैं इसके अंदर। ट्राइकस्पिड में इस तरह से संरचनाएं होती हैं, तीन कस्प बनते हैं और आपस में ये खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि रक्त ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे से ऊपर की ओर ना जाता है। तो कहाँ मिलेगा, राइट। अच्छा ये वाला हिस्सा देखो राइट है और ये है लेफ्ट।
तो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, ठीक है, ये हो सकता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, नहीं है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ से आयोटा निकलती है। यहाँ कौन से वाल होते हैं? सेमिलुनार वाल मिलेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा नहीं है, तो आंसर फर्स्ट ही है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम। हाउ मच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर? अरे भाई जितनी वातावरण में होगी उतनी ही तो लेंगे। वातावरण में 21% ही तो है, इसके आसपास देख लो भाई 20 आ रहा है, लगभग 20 होती है, क्योंकि जितनी हवा वातावरण में है उतनी ही तो इंस्पायर्ड एयर में आएगी, उससे ज़्यादा कैसे आ सकती है? तो आंसर इसका 20% चला जाएगा। यूरेमिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूरिया की मात्रा जब ब्लड में बढ़ने लग जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, भाई ये ब्लड अगर यूरिन में प्रेजेंट रहेगा तो ये तो क्या हो जाएगा? हीमेचूरिया। कंफ्यूज मत होना। मोर देन नॉर्मल यूरिया इन ब्लड, यस, एक सामान्य अवस्था से ज्यादा जब यूरिया बनने लग जाए ब्लड के अंदर, सेम एज हीमेचूरिया, ना भाई हीमेचूरिया तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। फॉलिंग ऑफ किडनी, नहीं भाई इससे भी कोई, हालांकि किडनी के फेल होने की वजह से ही ये स्थिति हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे करना नहीं है। यूरेमिया का मतलब ये नहीं होता, यूरेमिया का मतलब होता है कि रक्त में सामान्य से अधिक जब यूरिया आ जाए, ठीक है। हाउ मच ब्लड इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फ्रॉम अडर टू फॉर्म 1 ml ऑफ मिल्क? देखो ml पूछा है तो ml में ही काउंट करना, लीटर पूछ रहा है तो लीटर में काउंट करना। जब इन्होंने बोला ml तो भाई देखो यहाँ पर ml डूबो 300, 500, 1000 और 5000, नहीं भाई 5000 नहीं। अगर ये लीटर पूछ रहा होता, 1 लीटर पूछ रहा होता तो हम इसको 5000 ml कर देते। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जब ml में पूछ रहा है तो ml ही ढूंढो। कितना है भाई? 500 ml। अब ये पूछ ले कि 1 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ रहता तो आपको करना था यहां पर 500 लीटर, ठीक है, क्योंकि 5000 ml के अंदर हम काउंट करते हैं तो 50 ही होता है, 5 लीटर ही होता है, तो हमें 5 लीटर नहीं, यहां पर लीटर पूछे तो लीटर में और ml पूछे तो ml में, तो आंसर क्या जाएगा भाई? 500 ml, ठीक है ना। 400 से 500 होता है, 400 लिखा हुआ है तो भी गलत नहीं है। ये एक ही जगह आपको मिलेगा, वो है जीसी बनर्जी की किताब में, और आरपीएससी 2011 वीओ के भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा गया था, ठीक है। तब से ये क्वेश्चन काफी फेमस हो गया है, बहुत बार पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ टीथ पेयर में देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त गर्दी होती है। नंबर ऑफ टीथ पेयर इन कैटल, होते तो 4 हैं, अगर पेयर की बात करें तो भाई कितने होते हैं? 2। आंखों का भ्रम मत करिएगा यहां पर। विच ऑर्गन हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया फ्रॉम द बॉडी? बॉडी से यूरिया बाहर कौन निकालता है? किडनी, लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो? देखो ऑर्गन हेल्प टू एक्सक्रीट आउट यूरिया, यूरिया बनाता कौन है? लीवर। किसका बनाता है भाई? अमोनिया। सबसे टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। अब यूरिया कहां चला जाएगा? यूरिया चला जाएगा ब्लड में। ब्लड को कौन छानेगा? ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी। और किडनी क्या करेगी? इस यूरिया के साथ में पानी को भी बाहर निकाल देगी, तो ये यूरिया प्लस पानी मिलके क्या बन जाएगा? मूत्र बन जाएगा। तो कौन है भाई वो अंग जो बाहर निकाल रहा है? वो अंग है किडनी, ठीक है भाई। लीवर मत करके आना, लीवर तो यूरिया का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द मसल ऑफ हार्ट आर, मसल्स कैसी हैं भाई हार्ट की? हार्ट की मसल्स कैसी हैं? हार्ट की मसल स्ट्रेटेड हैं, रेखित हैं, ये भी ठीक है। अनैच्छिक हैं, ये भी ठीक है। अरेखित है, नहीं भाई ये नहीं है। ए और बी दोनों है, ना तो हमारी इच्छाओं पे काम करती हैं और रेखित भी हैं साथ के साथ, तो आंसर जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन इज कॉल्ड। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो आपने एक प्लेट टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट पढ़ा है, आरबीपीटी। तो उसमें क्या करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन करते हैं तो ऐसे फटे हुए दही जैसे स्थिति बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? नाम ही है एंटीजन एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है भाई। तो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन एंटीजन व एंटीबॉडी, क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन। जब एंटीजन एंटीबॉडी को मार देती है वो प्रक्रिया हम फिक्सेशन में लगते हैं, लेकिन अभी आपको डीप में नहीं जाना है। फिक्सेशन मतलब एंटीजन ने एंटीबॉडी को फिक्स कर दिया है। यहां पर जो क्रिया हो रही है उसकी बात पूछ रहे हैं, उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं।
ए बैंड इन स्केटल मसल्स इज फॉर्म्ड बाय, देखो पिछली बार भी एक थोड़ा सा बाय मिस्टेक मान लीजिए आप लोग, इसको करेक्शन जानबूझ के मैंने डाला है ताकि ये करेक्शन में आ जाए, तो इसको समझिए कि ये है क्या। देखो ये है जेड लाइन, ठीक है, इस तरह से समझिए। जेड लाइन के दोनों तरफ फिलामेंट्स मिलते हैं, ठीक है, मैं एक कलर ले लेता हूं, ये है फिलामेंट्स ऐसे दोनों तरफ। इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं एक्टिन के फिलामेंट। ये कौन से फिलामेंट है? एक्टिन। अब इस एक्टिन के अगला जो स्थिति आती है वो आती है ये ऐसे, ठीक है, ये स्थिति आती है। ये जो बैंड है, देखो यहां तक का जो बैंड आया था वो था, ये वाला बैंड था आई बैंड, जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मिल रहा है। यहां से लेकर इसको समझिए, ये है आई बैंड, और ये स्थिति बन जाती है ए बैंड की। ए बैंड के अंदर दोनों फिलामेंट मिलते हैं, ठीक है, एक्टिन भी मिलेगा और मायोसिन भी मिलेगा इसके अंदर। इसलिए यहां पर आपको आंसर करना है बोथ, दोनों। हो सकता है कुछ बच्चों का इसमें गलत हो गया हो, तो मैं आप लोगों को करेक्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन डाला। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैं डालता हूँ वो क्वेश्चन अगर कहीं पर त्रुटि रह गई है, नोट्स को अपडेट करना है, तो उस हिसाब से डाला जाता है। इसलिए इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बोथ, एक्टिन व मायोसिन। कौन से बैंड में? ए बैंड में। अगर वो आपसे पूछ रहा है आई बैंड में क्या मिलता है, तो आई बैंड में सिर्फ एक्टिन मिलता है और ए बैंड में दोनों मिलेंगे। तो आंसर क्या करना है यहां पर? ए और बी। हीट सिम्टम्स आर शोन इन विच स्टेज ऑफ ईस्टर साइकिल? मध्य चक्र के किस अवस्था में? भाई मध्य चक्र के मध्य अवस्था या हीट अवस्था के अंदर ही तो क्या आती है? ताव या मद आता है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन? अरे प्रोटीन के डाइजेशन में अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च करेगा। लाइपेज वसा का करेगा। माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज भी माल्टोज शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का करता है। तो अब क्या बचता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। कोरी साइकिल अकर इन विच ऑर्गन? अरे कौन से कोरी साइकिल होता है? भाई कोरी साइकिल होता है लिवर के अंदर। क्या होता है? जब मांसपेशियों में अतिरिक्त लैक्टिक अम्ल बनता है तो ये लैक्टिक अम्ल कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि लैक्टिक अम्ल से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, और वापस मसल्स में ये ग्लूकोज जाएगा ताकि एनर्जी मिले। एवाईवीए जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। अब इस एक्सेस लैक्टिक एसिड का क्या करे? लिवर बोल रहा है मेरे पास ले आओ, मैं इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, नया का मतलब यहां पे कार्बोहाइड्रेट के बिना, नॉन कार्बोहाइड्रेट में भी हम तो क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। भाई आगे बढ़ो। घोड़े की नाल के समान केंद्रक किस में मिलता है? है ना रिपीटेड क्वेश्चन? मोनोसाइट्स के अंदर, ठीक है भाई। शेप ऑफ कैमल आरबीसी। देखो कैमल की, देखो शेप की बात करें तो शेप इस तरह से होती है। एक तो होती है बाइकॉनकेव, एक होती है डिस्कॉइडल, ठीक है, और एक होती है ओवल शेप। इस ओवल को हम एक नाम और देते हैं इलेप्टिकल, और क्योंकि ये दोनों तरफ से उभार ली हुई है तो इसको एक नाम और दे देते हैं बाइकॉनवेक्स, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, नोट कर लेना। अब यहां पे देखो कॉन, ये एन है भाई, कॉनकेव, कॉनकेव नहीं है, डिस्कॉइडल नहीं है, ओवल है, बिल्कुल है। ओवल की जगह मैंने क्या बोला? इलेप्टिकल आ जाए या बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स भी आ जाए। कॉन्वेक्स है क्योंकि उभार लिया हुआ है इसलिए बाइकॉन्वेक्स। ये तो कैसी है? बाइकॉनकेव, ये बाइकॉन्वेक्स। इन तीनों में से कोई भी आ जाए, कोई भी कर दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, अरे ये तो सार्कोमियर कहलाती है, जो कि मांसपेशियों की संकुचनात्मक इकाई है। मांसपेशियों की संकुचनात्मक इकाई है, ठीक है। कंकालीय मांसपेशियों में दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर कहलाती है।
व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे यूनिवर्सिटी के पेपरों में कई बार पूछा है कि किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई है। वेट ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन कैटल वेट। कैटल के शरीर का भार कितना होता है, 0.4 से 0.5% ओनली। चलो डाटा के जो क्वेश्चन हैं उसको तो हमें याद करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है और मैंने क्यों डाला है जानबूझ के क्वेश्चन इसको। चाहता तो मैं इसके अंदर 32 और 38 देता ही नहीं, लेकिन मुझे ये अपडेट कराना था। मैंने उस वक्त भी कहा था जब मुझे किसी बुक में मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट कराऊंगा। तो मैंने आपको कहा एक किताब आती है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि BVSC एंड AH में चलती है। उसका 3rd एडिशन जब आया तो वो किताब लिखी है डॉक्टर DV रेड्डी, ठीक है। इन्होंने एक अंडरलाइन करके बोला कि आजकल NADH से हम पहले 3 ATP मानते थे, अब उस 3 की जगह हमें कितना मानना है, 2.5, क्योंकि हमारे पास अब रेफरेंस आ चुका है, बुक आ चुकी है, इसलिए नेट ATP गेन इन एरोबिक कंडीशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज इज 32 कर लीजिएगा। अगर 38 भी है तो भी, और अगर 32 नहीं दिया हुआ है तो भाई फिर तो 38 करना ही करना है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन है इसीलिए दिया मैंने। अगर दोनों ऑप्शन है तो 32 करेंगे, क्यों, क्योंकि वी हैव प्रूफ, हम आपको प्रूफ दे देंगे कि भैया इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। और तो हमारे पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, क्योंकि हमने तो कुछ बनाया नहीं है, जो है किताबों में से तो लाएंगे ढूंढ के कहीं ना कहीं से। मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मुख्य फंक्शन क्या है भाई, एल्डोस्टेरोन क्यों स्त्रावित हुआ, आपको पता है एल्डोस्टेरोन इसलिए स्त्रावित हुआ क्योंकि DCT पर ये पता चल चुका था कि सोडियम क्या है, लेस है, और ये सोडियम किस में जा रहा था, यूरिन में जा रहा था। तो यहां से जो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इस सोडियम को खींचेगा। अब सोडियम को खींचेगा तो देखो हमेशा पोटेशियम का उत्सर्जन होगा, पर मेन उद्देश्य पोटेशियम का उत्सर्जन करना नहीं था, मेन उद्देश्य था सोडियम को खींचना। और जैसे ही सोडियम यहां आएगा तो भाई ये अकेला तो रहता नहीं है, ये तो सोडियम क्लोराइड और पानी, ये तीनों की अच्छी दोस्ती है। तो सोडियम ने पानी को भी खींच लिया, क्लोराइड को भी खींच लिया, तो देखो सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होगा। पोटेशियम का अवशोषण नहीं होता, पोटेशियम का सिक्रीशन करना होता है। सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन क्यों करेगा भाई, ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड तो शरीर में कम है, अगर और ज्यादा उत्सर्जन कर दिया तो और ज्यादा कमी हो जाएगी, तो भाई हमें तो रोकना है यहां पर। और पोटेशियम का उत्सर्जन, ये एक पॉइंट हो सकता है लेकिन मेन फंक्शन नहीं है ये इसका, इसलिए इसका आंसर जाएगा भाई NaCl का अवशोषण करना, ठीक है। जिनको रास सिस्टम के बारे में नॉलेज है वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। साउंड हेयर्स ऑन क्लोजिंग ऑफ AV वॉल। जब AV वॉल, ये दोनों वॉल जब क्लोज होते हैं तो पहली साउंड आती है जिसको हम कहते हैं S1, ठीक है, और S2 साउंड होती है डब की, S1 साउंड होती है लब की। इसके अलावा S3 और S4 साउंड्स भी होती हैं जो कैसी हैं, अब नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल का मतलब असाधारण है, जब हृदय में कोई तकलीफ होती है, जैसे कार्डियक मर्मर जो साउंड आती है वो S3 S4 के अंदर आती है। तो चाहे लब बोल दीजिए चाहे S1 बोल दो, एक ही बात है। यहां पर पहली साउंड क्या है, S1 या लब, दूसरी क्या है, S2 या डब। तो पहली कब आती है, AV वॉल के बंद होने से। देखो साउंड तभी आएगी जब वॉल बंद होंगे। पहला AV वॉल बंद हो रहा है तो कैसी साउंड आ रही है, लब, और जब सेमिलुनार वॉल बंद हो रहे हैं तो कैसी साउंड आ रही है, डब, ठीक है, डब थोड़ी तेज आती है। आई बैंड इन स्केलेटल मसल्स आर फॉर्म्ड बाय, भाई आई बैंड किसका बना है, आई बैंड बना है एक्टिन का, एक्टिन फिलामेंट का ही बना है आई बैंड, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले मैंने चर्चा में भी लिया था। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स LSA 2022 बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। 2022 में भी पूछा गया था, उसमें डॉग लिख दिया था। दुनिया में कोई भी हो, डॉग क्यों कैटल भी हो, कोई भी हो, देखो स्पाइनल नर्व्स बदल जाती हैं बट जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, देखो क्रेनियल नर्व्स का मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली, और स्पाइनल नर्व्स का मतलब जो स्पाइनल से निकले, यहाँ से निकले, दोनों तरफ निकलेंगी, दोनों जोड़ियों में होंगी, और ये भी जोड़ियों के अंदर है। तो ये कितनी होती हैं, ये 12 होती हैं। कोई भी एनिमल हो तो 12 कहाँ है भाई, यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉर्स बैक्टीरियल फर्मेंटेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो घोड़े की कहां पर होता है भाई, घोड़े में, क्योंकि घास खाता है घोड़ा,
तो घास का पाचन कौन करेगा? बैक्टीरिया ही तो करेंगे। और बैक्टीरिया जब करेंगे तो वो कहीं तो मिलेंगे, सूक्ष्मजीवी कहाँ मिलेंगे? सीकम के अंदर मिलेंगे। तो सीकम एक तरह से रूमन का ही काम करती है, इसलिए घोड़े को हम क्या बोलते हैं? हाइंड गट डाइजेस्टर। पिछले भाग के अंदर इसमें पाचन होता है, हाइंड गट डाइजेस्टर कहलाता है, जहां सेम एज रूमन की जैसे ही पाचन होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीकम करिएगा इसके अंदर। विच पार्ट एब्सेंट इन कैमल? कैमल में कौन सा एब्सेंट होता है भाई? कैमल में ओमेजम एब्सेंट होता है, सबको पता है। आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन है। टेस्ट बर्ड आर इज एब्सेंट इन विच पेपिला? पेपिला में कौन सी पेपिला में होते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं मिलते हैं। हनीकॉम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक चैम्बर इन रूमिनेंट इज रिलेटेड टू रूमन रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम। बताओ भाई हनीकॉम किस में मिलता है? तो हनीकॉम हमको पता है कि रेटिकुलम के अंदर मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ब्लड वेसल्स विथ थिनेस्ट वॉल, सबसे पतली वॉल। देखो सबसे पहले क्या होती है? आर्टरी होती है। आर्टरी फिर बदल जाती है आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल बदल जाती है कैपिलरी में, और कैपिलरी फिर विन्योल में बदल जाती है। जो कैपिलरी होती है वो योजक कड़ी होती है, किसके बीच में? धमनी और शिराओं के बीच की जो योजक कड़ी है वो है केशिका या कैपिलरी, और ये सबसे पतली होती है। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज हैं? तो इसको सी को हटा दीजिएगा, नाम गलत है। एसीटो एसिटिक एसिड बिल्कुल ठीक है, एसीटोन भी ठीक है। ये बी आएगा यहाँ पर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर जाएगा भाई बीटा हाइड्रोक्सी एसिड करते हुए एसीटोन, ऑल ऑफ द अबव। इंस्ट्रूमेंट टू मीजर द ब्लड प्रेशर। अरे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इतनी देर में तो अब आपने पढ़ते पढ़ते आप लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया होगा कि बोले सर अब जल्दी से ख़त्म करा दो। अब भाई ख़त्म होने ही वाला है, 149 हो गया। तुम्हारा बड़े ना बड़े सर का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, और आपसे ज़्यादा तत्परता से मैं वेट कर रहा हूं कि अब एक बार 13 जून आ जाए तो कुछ रिलैक्स मिले, क्योंकि अधिकतर समय आप लोगों की क्वेरी में निकल जाता है। पर मुझे अच्छा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से जब मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, स्पेग्मो मोनोमीटर, ठीक है, स्पेग्मो मोनोमीटर जो है यंत्र, उसका उपयोग करते हैं। और ये अंतिम प्रश्न आ गया हमारा कि रक्त वाहिकाएं जो हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं तथा जो हृदय से दूर रक्त ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? जो हृदय की ओर रक्त लाती हैं उन सबको हम कहते हैं शिराएं, और जो हृदय से दूर रक्त ले जाती हैं वो कहलाती हैं धमनियां। तो भाई आंसर हो गया शिरा व धमनी। तो इस प्रकार से छात्रों आप लोगों का ये जो पेपर सॉल्यूशन था फिजियोलॉजी का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।